নমস্কার, হেলথ প্লাস অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত। আমি আফরি আপনাদের সঙ্গে আছি। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শীর্ষ মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ 1989 সাল থেকে আধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি আর মানবিক যত্নের সমন্বয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবনে নতুন আশা এনে দিয়েছেন। সমাজিগুডা, সেকেন্দ্রাবাদ, মালাকপেট, হাইটেক সিটিতে 4টে অত্যাধুনিক ইউনিটে আছে প্রায় 4000 বেড, যেখানে চিকিৎসায় নিয়োজিত বিশ্বমানের চিকিৎসকের দল। ক্যান্সার কেয়ার, কার্ডিয়াক, নিউরো, অর্থো, ট্রান্সপ্লান্ট সার্ভিসেসের সঙ্গে রয়েছে অত্যাধুনিক এমআর, লাইন্যাক এবং রোবোটিক সার্জারির সুবিধাও। যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ, আপনার সুস্থতার বিশ্বাস, আপনার জীবনের নতুন অধ্যায়। আজকের আলোচনার বিষয় রোবোটিক সার্জারি। স্টুডিওয় আমাদের সঙ্গে আছেন চিকিৎসক ডক্টর জয়ন্ত মুডে, কনসালটেন্ট সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিস্ট ও রোবোটিক সার্জন, যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা থেকে। ওয়েলকাম। আর আমরা মূলত যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার খানিকটা তো বলেই দিলাম, একটু বলি যে রোবটের মাধ্যমে এখন অপারেশন হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তো এক্ষেত্রে অর্থাৎ এই গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি ডিপার্টমেন্টের যে অপারেশন, সেটা রোবটের মাধ্যমে কিভাবে করা হচ্ছে, কেন করা হচ্ছে, এটা কতটা আধুনিক মানের এবং কতটা রোগীকে একদম নিখুঁত পরিষেবা দেওয়ার জন্য এটা তৈরি রয়েছে, সেটা বিষয়ে নিয়ে আমরা জানবো। डॉक्टर मुडे, थोड़ा बताइए, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जो है, जिसको आप लोग बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी इन हो रहा है, इसमें ये क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, और बेटर क्यों है प्रीवियस ट्रीटमेंट के हिसाब से? तो सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एज ए फील्ड ऑफ मेडिसिन ये डील करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र के सारे ऑर्गन्स, जैसे ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर के सारे डिसीजेस से जो पेशेंट्स सफ़र हो रहे हैं, तो उन सबको एडवांस्ड सर्जिकल ट्रीटमेंट देने का ब्रांच होता है सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। और इसमें जो रिसेंट एडवांस जो है वो मिनिमल एक्सेस सर्जरी एंड रोबोटिक सर्जरी, जिससे पेशेंट का रिकवरी बहुत जल्दी होता है और द आउटकम्स ऑफ द सर्जरी बहुत बेटर होते हैं। और रोबोट, ये जब वर्ड हम सुनते हैं तो लगता है रोबोट खुद ये सर्जरी कर रहा है। ये क्या है, कौन करता है? रोबोट करता है, ये इसको कोई ऑपरेट करता है? तो ये बहुत गलत फहमी है। रोबोटिक सर्जरी इज़ ए सर्जन कंट्रोल्ड सर्जरी। ये जो रोबोट होता है, इसको सर्जन अपने हाथों से कंट्रोल करता है। जो मूवमेंट्स सर्जन के हाथ से जो मूवमेंट्स बनते हैं, इनको रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स से ट्रांसलेट होता है पेशेंट के बॉडी में। इसके अलावा रोबोट को कोई ऑटोनॉमी नहीं है, जैसे कि रोबोट को कोई सोचने का ये ताकत नहीं है, खुद से सोचने का ताकत नहीं है, खुद से ऑपरेट करने का ताकत नहीं है। अभी का जो लेटेस्ट रोबोटिक सिस्टम्स है वो सब सर्जन डिपेंडेंट और सर्जन कंट्रोल्ड सिस्टम्स है, जिससे सर्जन का हाथ का जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत प्रिसिशन से पेशेंट के एब्डोमेन में ट्रांसलेट होते हैं। ये एडवांस आप बोल रहे हैं, बहुत एडवांस है। थोड़ा बताइए, प्रीवियस जो सेक्शंस था, सर्जरी का जो सिस्टम था, उससे एडवांस क्यों है? एक्यूरेसी कितना है, कितना बेनिफिट मिलता है पेशेंट को? जो ट्रेडिशनल सर्जरी हो रहा था लाइक 10 साल 20 साल पहले, ओपन सर्जरी बोलते थे, जिससे पेट में एक बड़ा सा चीरा लगाते थे और हाथों से इंटेस्टाइन्स को या फिर लीवर, गॉल ब्लैडर, कोई भी डिसीज्ड ऑर्गन को हाथों से सर्जरी करके निकालते थे। लेकिन उससे जो एडवांस प्रोसीजर आया है उसके बाद वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। हमारे नॉर्मल कॉमन भाषा में जो बोलते हैं दूरबीन द्वारा किए जाए सर्जरी या फिर माइक्रो सर्जरी करके बोलते हैं। ये जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता था, ये बहुत लिमिटेड मोशन होता था इसमें और इतना प्रेसिशन ज़्यादा नहीं रहता था। तो ये सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए लेटेस्ट सिस्टम जो आया है वो है रोबोटिक सिस्टम। रोबोटिक सिस्टम में भी मिनिमल एक्सेस, दैट मीन्स छोटे छोटे छेद बना के माइक्रो सर्जरी ही होता है, लेकिन द प्रिसिशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब द मूवमेंट, जिसको सटीक बोलते हैं, द सटीकता से जो बनता है मूवमेंट्स, वो बहुत प्रिसाइज रहता था और इससे पेशेंट का आउटकम्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं।
जैसे कि ब्लड लॉस हो या फिर कैंसर का क्लियरेंस हो या फिर रिकवरी, पेन, ये सब बहुत बेटर हुए हैं रोबोटिक सिस्टम के जरिए। और बेनिफिट के हिसाब से ये लीवर सर्जरी हो या गैस्ट्रो की जो भी पार्ट का ऑपरेशन है, इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? तो जैसे मैंने बोला है, प्रेसिशन या फिर सटीकता जो मिलता है रोबोटिक सर्जरी में वो बहुत ज़्यादा रहता है व्हेन कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर ओपन सर्जरी भी। ये प्रेसिशन के जरिए हमारा आउटकम्स बहुत इम्प्रूव होते हैं। जैसे कि अभी कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी जो होता है उसमें कोई एक पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को या फिर पार्ट ऑफ द लिवर या पैंक्रियास को निकाल के फिर से बचे हुए पार्ट्स को जॉइन करना पड़ता है। ये जॉइंट जो बनाते हैं हाथ से सूचर मार के बनाते हैं। ये जॉइंट का जो प्रेसिशन होता है रोबोटिक सर्जरी में बहुत ज़्यादा रहता है और इससे कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं लाइक ब्लड लॉस या फिर जॉइंट से लीक होना, ये सब बहुत कम होते हैं व्हेन कंपेयर टू लैप्रोस्कोपी या फिर ओपन सर्जरी। মানে আপনারা বুঝতেই পেরেছেন ওনার কথা শুনে, তবু আমি একটু বলি, যেটা হচ্ছে যে যদি এই গ্যাস্ট্রোএন্টেরো সংক্রান্ত কোনো পার্টের অপারেশন হয় এবং রোবটের মাধ্যমে চিকিৎসক বা সার্জন যদি করেন, সেটার নিখুঁত অনেক বেশি হয় আর সেটা তাড়াতাড়ি সেই জন্য পেশেন্ট রিকভার করতে পারেন তাড়াতাড়ি। এটাই এর অ্যাডভান্স, এটাই এর সবথেকে বড় লাভ। और एक क्वेश्चन है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ऑपरेशन के लिए ये कितना फलदायक है? कैंसर ट्रीटमेंट यानी कि जीआई ऑन्को सर्जरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का जो मैलिग्नेंसीज होते हैं, कैंसर्स होते हैं, उसको सर्जरी करके निकालने में मिनिमल एक्सेस सर्जरी या फिर रोबोटिक सर्जरी का बहुत रोल होता है। जैसे कि अभी कैंसर में क्या होता है, जो डिसीज्ड पार्ट होता है, कैंसरस पार्ट जो होता है उसको निकाल के बाकी जो हेल्दी पार्ट होता है उसको जॉइन करने का प्रोसीजर होता है। इसके साथ साथ जो मेन कैंसर होता है उसके अगल बगल छोटे छोटे कैंसर का टिश्यूज़ होते हैं जो जैसे कि लिम्फ नोड्स बोलते हैं, उन सबको ये रोबोटिक सर्जरी के जरिए अधिक मैग्निफिकेशन से दिखता है और अच्छा प्रेसिशन से वो सारे मैलिग्नेंट टिश्यूज़ को निकाल सकते हैं, जिससे क्या होता है पेशेंट को कैंसर का रिकरेंस होना भी कम होता है। ये सर्जरी से रिकवर होने का टाइम भी बहुत कम लगता है और लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी बहुत अच्छे रहते हैं। थोड़ा बताइए, जो ये अफोर्ड करने के लिए पेशेंट को क्या करना चाहिए? व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अभी 1-2 साल पहले, 5-10 साल पहले से अभी के जो रोबोटिक सिस्टम्स आ रहे हैं ये बहुत अफोर्डेबल बन चुके हैं। जैसे कि मैनी इंडियन सिस्टम्स आर आल्सो कमिंग इनटू मार्केट। इंडिया में भी बहुत सिस्टम्स आ रहे हैं जो ऑन पार विथ यूएस सिस्टम्स बने हुए हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ द सर्जरी बहुत कम हुआ है व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। और बहुत सारे इंश्योरेंसेस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ये रोबोटिक सर्जरी को। ये बहुत प्रूवन मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट है करके सारे इंश्योरेंसेस भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए पेशेंट अफोर्डेबिलिटी हैज़ नॉट बीन ए बिग चैलेंज नाउअडेज। আচ্ছা, এটা তো অপারেশনের কথা আমরা শুনলাম যে কত আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা এখন রয়েছি এবং এটা সহজলভ্যও হয়েছে অনেকটা। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে डॉक्टर मुडे, थोड़ा मुझे बताइए, ये जो बीमारियां हैं, जो लीवर का हो या कुछ भी गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो, ये प्राइमरी सिम्टम्स क्या होता है? कब हमको लगेगा कि नहीं अब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, ये हमारे अपना खुद का डाइट या अपना सिस्टम से नहीं हो रहा है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी का पेशेंट्स जो आते हैं ओपीडी में, इनको बहुत डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ईच सिस्टम को लाइक ईच ऑर्गन हैज़ ए डिफरेंट सिम्टम। अभी आप ईसोफेजियल अल्सर्स लेंगे या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स लेंगे तो वो पेशेंट होते हैं अधिक गैस बन रहा है या फिर एसिडिटी हो रहा है करके आते हैं। अभी या फिर लिवर का डिसीज़ हो तो मेन सिम्टम्स रहते हैं कि वीकनेस ज़्यादा होना या फिर भूख कम होना या फिर जॉन्डिस होना, हाथों में पैरों में पीलिया होना, तो ऐसे सिम्टम्स से प्रेजेंट करते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन और रेक्टम के डिसीजेस के पेशेंट्स जैसे प्रेजेंट होते हैं वो मोस्टली मोशन के अबनॉर्मलिटीज़ लाइक कॉन्स्टिपेशन हो या फिर लूज मोशंस ऐसे प्रेजेंट होते हैं या फिर मोशन में ब्लीडिंग होना, ये सब कॉमन सिम्टम्स रहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस के पेशेंट्स को।
थोड़ा बताइए, ये जो सिम्टम्स है हमारे ज़िंदगी में बहुत बार आते हैं, मगर कब हमको अलर्ट होना चाहिए कि नहीं ये अब हद से बाहर हो रहा है, कब? अभी मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो ऐसे आते हैं कि एसिडिटी हो रहा है, गैस हो रहा है, बहुत दिनों से या फिर बहुत सालों से हम टैबलेट्स ले रहे हैं ओवर द काउंटर, जैसे मेडिकल शॉप में जो टैबलेट्स मिलते हैं गैस के मेडिसिन वो खा रहे हैं, फिर भी हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है करके आते हैं। तो लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ ओवर द काउंटर ड्रग्स, इसके बाद भी सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड विजिट ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड गेट डायग्नोस्ड प्रॉपरली। और ये भी होता है या फिर अधिक पेट में दर्द होना या फिर मोशन में ब्लीडिंग होना या फिर जॉन्डिस होना, फीवर होना, ऐसे सारे सिम्टम्स दीज आर द वार्निंग साइंस कि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलिए, ओपीडी में जाकर करिए। तो कैंसर जब होता है ये गैस्ट्रो सेक्शन में कुछ, तो इसका सिम्टम्स अलग तरीका का होता है या ऐसे ही कॉमन सिम्टम्स होता है? ये कैंसर का सिम्टम्स भी हर एक ऑर्गन को स्पेसिफिक रहते हैं। जैसे कि ईसोफेजियल कैंसर होता है वो बहुत लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, वो पूरा ब्लॉक होने के बाद खाने में या फिर निगलने में तकलीफ़ होना, या फिर पेट का जो कैंसर्स होते हैं पेट में दर्द उठना या फिर उल्टियों में खून निकलना। लिवर या गॉल ब्लैडर के कैंसर्स में होता है जॉन्डिस होना, वीकनेस ज़्यादा रहना, और कोलन और रेक्टम का कैंसर्स में होते हैं ब्लीडिंग, मोशन में ब्लीडिंग ज़्यादा होना या फिर मोशन का पैटर्न चेंज होना, जैसे कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया अल्टरनेट रहते हैं। तो ऐसे सारे सिम्टम्स से जीआई कैंसर के पेशेंट्स प्रेजेंट होते हैं।